चैनल टारगेट फॉर गवर्नमेंट जॉब में। और आज मैं लेके आया हूँ ज्ञान बिंदु यानी कि रोशन सर बिट्टू झा का दरोगा का जो ऑफलाइन क्लास चलता है उसमें जो क्वेश्चन कराए गए हैं, हर चैप्टर के लास्ट में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए गए हैं वो आपको मैं कराने वाला हूँ चैप्टर बाय चैप्टर। और जैसे बायोलॉजी खत्म हो जाता है तो और सारे सब्जेक्ट का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो सारा चैप्टर बाय चैप्टर में कराऊँगा। तो जो भी दरोगा का तैयारी करने वाले या फिर बिहार पुलिस या फिर और किसी अन्य एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, बहुत फ़ायदा करेगा। सर के नोट्स जो है सारा चीज़ का सम्मिश्रण है, इसका ऑब्जेक्टिव कर लीजिए तो बाद बाकी आपको नहीं ज़रूरी पड़ेगा किसी और का ऑब्जेक्टिव करने का। तो जो भी नए हैं वो चैनल से जुड़ जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका लाभ ले सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन आपको दिया गया, इसमें कथन आपको सुनना है कौन सही है कौन सा गलत है। तो पहला कथन है कोशिका सजीव की संरचनात्मक कार्य क्या ही है, सही चीज़ है, सही बात है। कोशिका के अभाव में सजीव के निर्माण संभव नहीं है। कोशिका के अभाव में सजीव के शरीर का निर्माण संभव नहीं है, सही बात है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का कौन सा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कोशिका के किस भाग को सम्मिलित रूप से साइटोसोम कहा जाता है। कोशिका के किस भाग को सम्मिलित रूप से साइटोसोम कहा जाता है। तो इनमें से हो जाएगा, देखिए ए नंबर है कोशिका झिल्ली, बी नंबर में है कोशिका द्रव, सी नंबर में है कोशिका द्रव स्थित कोशिकांग और कोशिका झिल्ली। यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, सब हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। साइटोसोम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक शामिल नहीं है। साइटोसोम के अंदर कौन सा शामिल नहीं है, आपको नहीं वाला चुनना है। ठीक है, तो इसमें कौन सा शामिल नहीं होता है, तो इसमें केंद्रक शामिल नहीं होता है। साइटोसोम में कौन शामिल नहीं होता है, केंद्रक शामिल नहीं होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन 4 नंबर देखिएगा। कोशिका द्रव में स्थित जीवित रचनाएं जिनमें बढ़ने तथा विभाजन की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं। कोशिका द्रव में स्थित जीवित रचनाएं जिसमें बढ़ने तथा विभाजन करने की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं, वो आपको बताना है। तो इसका आप लोग आंसर दीजिएगा। इसका ए नंबर हो जाएगा ऑर्गेनोवाइट्स। क्या हो जाएगा, ऑर्गेनोवाइट्स। आगे क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय रचना ऑर्गेनोवाइट्स नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कौन सी ऑर्गेनोवाइट्स रचना नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा रसधानी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, रसधानी। कौन सा हो जाएगा, रसधानी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं, मतलब सही नहीं है वो आपको चुनना है, कौन सा सही नहीं है। तो कोशिका का आकार एवं आकृति उसके कार्यों के अनुरूप होता है, सही चीज़, सही। ये तो ऑप्शन नंबर सही है। फिर देखते हैं आगे क्या है। आगे ऑप्शन, हाँ, फिर बोल रहा है कोशिका की संख्या जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करती है, सही बात है, ये भी सही है। अलग अलग रचनाएं और अलग अलग कार्य करने वाली कोशिका का समूह को तक करता नहीं, ये चीज़ गलत है। तो आपका पूछ रहा था कौन सा नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तरल मोजाइक मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तरल मोजाइक मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विचार करना है। तो इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, पहला, यह मॉडल कोशिका झिल्ली की संरचना को बताता है, ये नंबर। दूसरा नंबर है, यह मॉडल 1972 में सिंगर और निकोलसन ने प्रस्तुत किया था। इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली की संरचना में 2 फास्फोलिपिड अणुओं के परतों के बीच में गोलाकार प्रोटीन रहता है। तो इसमें बताना आपको कौन सा सही हो जाएगा। तो यह जो है इसमें तीनों सही हो जाएगा, इसमें आपको तीनों सही हो जाएगा, तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, कोशिका का कौन सा भाग मैक्रोविलाई, सीलिया तथा फिलेजिया जैसी संरचना का निर्माण करती है। तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा आंसर, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। ठीक है, और फिर क्वेश्चन है 9 नंबर। प्रासरण की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है। प्रासरण की जो क्रिया वो किसके द्वारा संपन्न होती है, ये भी कोशिका झिल्ली के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, कोशिका झिल्ली के द्वारा होती है। फिर देखिए, कोशिका अंग राइबोसोम के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है, सही नहीं है कुछ में, कौन सा एक सही नहीं है। राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, 17S 80S, ये बात सही है। 17S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक, ये भी सही है तथा इनके 2 समयोटिक होता है 30S और 50S, ये भी आपका सही है। कौन सा इसमें पूछ रहा है, नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए क्या है, 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक होते हैं तथा इनके सभी 2 समयोटिक 40S और 16S होते हैं, ये भी आपका सही है। फिर राइबोसोम प्रोटीन तथा लिपिड के बनते हैं, गलत बात है, ये गलत हो गया। इसमें पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के सदृश कौन सी रचना पाई जाती है जो श्वसन तथा कोशिका विभाजन का कार्य करती है। ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, मीसोसोम, स्फीरोसोम, ग्लाइकोसोम या फिर पॉरेक्सीसोम। तो आप लोग बताइए इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के सदृश
कौन सी रचना पाई जाती है श्वसन तथा कोशिका विभाजन में कार्य करते हैं, तो वो हो जाएगा मीसोसोम। कौन सा हो जाएगा? मीसोसोम, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। फिर 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड व ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन है? कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड तथा ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा गोल्जी का। ऐसा करता हूँ दोस्तों, मैं जो सिर्फ क्वेश्चन और आंसर बोलते जाता हूँ, क्योंकि ऐसे ऑप्शन बोलने में बहुत टाइम लग जाएगा और बहुत सारे क्वेश्चन भी हैं, तो मैं क्वेश्चन और आंसर में टिक करते जाऊँगा और आप लोग भी नोट्स ले लीजिएगा, उसमें भी टिक कर लीजिएगा या फिर इसे देख लीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका संरचना कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है तथा केंद्रक से कोशिका द्रव में आनुवांशिक पदार्थ को ले जाने का पथ बनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का अंतःद्रव जालिका। कौन सा आंसर हो जाएगा? अंतःद्रव जालिका। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए, इसमें भी चुनना है कौन सा सही कौन सा गलत है। तो पहला नंबर है, चिकनी अंतःद्रव जालिका यानी कि SCR प्रोटीन के संश्लेषण तथा स्रवण में भाग लेती है। दूसरा है, खुरदरी अंतःद्रव जालिका RER लिपिड तथा स्टेरॉइड के संश्लेषण में सहयोग करती है। तो इसमें आप लोग का हो जाएगा कोई नहीं, ना तो एक है ना तो सी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का अचल संपत्ति किसे कहा जाता है? कोशिका का अचल संपत्ति किसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है न्यूक्लिक अम्ल को। किसे कहा जाता है? न्यूक्लिक अम्ल को कहा जाता है। विचार करना है फिर से। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े अंगक होते हैं। क्या कह रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े अंगक होते हैं। तो ये आपका नहीं, ये गलत है। ठीक है, ये आपका गलत है। हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। सही बात है, सही है। गोल्जी इकाई को कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोल कहा जाता है। ये भी आपका सही है, यानी कि 2 और 3 आपका सही है। फिर इनके कथनों पर विचार कीजिए। DNA को आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। DNA को आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। सही चीज़ है, सही है। जीन को आनुवांशिक इकाई कहता है। दोनों सही है। और देख लीजिए दोनों सही किसमें है। ये आपका दोनों सही किसमें है? सी नंबर में है। सी नंबर में तो आप आंसर हो जाएगा सी नंबर। 18वां क्वेश्चन है, कोशिका के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गोल्जी इकाई द्वारा नहीं किया जाता? गोल्जी इकाई द्वारा नहीं किया जाता, नहीं। तो कौन सा नहीं किया जाता है? अंतःकोशिकीय पाचन जो है गोल्जी इकाई के द्वारा नहीं किया जाता है। इसमें भी फिर से मिलान सम्मिलित करना कौन सा नहीं है। ठीक है, तो कोशिका का पावर हाउस तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा ही जाता है। सबसे बड़ा अंगक लवक है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। पैलेट कण स्पिरोसोम ये नहीं है, स्पिरोसोम नहीं कहा जाता है, इसे लाइसोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइसोसोम कहा जाता है, लाइसोसोम कहा जाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर। निम्नलिखित में कौन सा अर्धस्वायत्त कोशिका है? निम्नलिखित में से कौन सा अर्धस्वायत्त कोशिका है? तो ये आप लोग का हो जाएगा, इसमें हरित लवक तो होगा ही माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ इसमें दोनों हो जाएगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन, यानी कि सी नंबर, यानी कि हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों इसका है। ठीक है, 21 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस कोशिका अंगक का अभाव रहता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस अंगक का अभाव रहता है? गोल्जी इकाई का, माइटोकॉन्ड्रिया का, अंतःद्रव जालिका का, हरित लवक का या फिर DNA का? किसका अभाव रहता है? तो गोल्जी इकाई का अभाव रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव रहता है, अंतःद्रव जालिका का, हरित लवक का, लेकिन DNA का अभाव नहीं रहता। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। फिर 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में कौन सी रचनाएं पादप कोशिका में पाए जाते हैं परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं? तो इनमें तो लग रहा है हाँ सब हो जाएगा, इनमें सभी, ये सारा नहीं पाया जाता। लव कोशिका भित्ति, बड़ी कोशिका ये नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जंतु कोशिका में पाए जाते हैं परंतु पौधे की कोशिका में नहीं पाया जाता? पौधे की कोशिका में नहीं पाया जाता, यानी कि सेंट्रोसोम। ये जो है सेंट्रोसोम हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि सी नंबर। कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? ये आप लोग को पता ही होगा, स्लाइडेन और स्वान। कौन किया था? स्लाइडेन और स्वान ने किया था। ठीक है, कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका विभाजन में मुख्य सृष्टिकर्ता यानी क्रिएटर की भूमिका कौन निभाता है? तो ये आपको कौन निभाता है? आप लोग को पता ही होगा, ये केंद्रक निभाता है। कौन निभाता है? केंद्रक आप लोग को निभाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 26 नंबर का होगा। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग से लाइसोसोम बनता है? किस कोशिका अंग से लाइसोसोम बनता है? तो आपका गोल्जी इकाई। किससे बनता है? गोल्जी इकाई से बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग अपने DNA में उपस्थित जीन को सम्मिलित करते हुए इसके स्वयं के प्रोटीन का संश्लेषण करता है? तो ये आपका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया और लव, यानी कि ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 28 नंबर,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है एवं वास्तविक केंद्रक नहीं होता है को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो ये इसको कहते हैं। हाँ, सही बात है, यानी कि 1 नंबर तो सही हो गया। वैसी कोशिका जिसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित तथा झिल्ली से घिरा होता है को यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही, यानी कि 28 का हो जाएगा सी आपका। 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक अपने आकृति को तुरंत परिस्थितियों के अनुसार बदल सकता है? कौन सा है कोशिका अंग जो परिस्थितियों के अनुसार तुरंत अपने आकृति को बदल देगा? तो वो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। और 30 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में तंत्रिका कोशिकाएं कौन सी है? तंत्रिका कोशिकाएं कौन सी है? तो हो जाएगा कौन? सबसे बड़ी कोशिका, यानी कि सबसे बड़ी नहीं होगा यहाँ पे, और यहाँ सही कर लेगा, लंबी होगा। सबसे लंबी कोशिका, लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा 30 का। 31 में देखिएगा, एक प्रारूपिक कोशिका के अंतर्गत है, एक प्रारूपिक कोशिका के अंतर्गत कौन सा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का डी नंबर, साइटोसोम एवं केंद्रक। साइटोसोम एवं केंद्रक। अगला देख लीजिए 32 नंबर, सेंट्रोसोम विशेष रूप से भाग लेता है। सेंट्रोसोम विशेष रूप से किस में भाग लेता है? केंद्रक के विभाजन में। किस में भाग लेता है? केंद्रक के विभाजन में भाग लेता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका यांत्रिक सहायता पाता है। कोशिका यांत्रिक सहायता किससे प्रदान करता है? वो प्रदान करता है अंतःद्रव जालिका से, अंतःद्रव जालिका से। 70S राइबोसोम पाया जाता है। 70S राइबोसोम पाया जाता है, किस में पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक पाया जाता है। किस में पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक पाया जाता है। फिर 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है, रंगीन लवक को कहते हैं। रंगीन लवक को कहते हैं, क्या कहते हैं? रंगीन लवक को क्या कहते हैं? रंगीन लवक को हम लोग कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, फिर देखिए ग्रेनम पाया जाता है। ग्रेनम पाया जाता है, किस में पाया जाता है? ग्रेनम ये आपको पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में। किस में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। प्लाज्मा झिल्ली को बनाता है। प्लाज्मा झिल्ली को बनाता है, कौन बनाता है प्लाज्मा झिल्ली को? लिपोप्रोटीन। कौन बनता है? लिपोप्रोटीन। प्रोटीन संश्लेषण के संबंध में है, प्रोटीन संश्लेषण के संबंध में कौन सा है? तो आप लोग को पता ही होगा, कौन होगा? राइबोसोम। फिर देख लीजिए अगला क्वेश्चन है, क्रोमोसोम के अंतिम सिरा को कहते हैं। क्रोमोसोम जो है उसका अंतिम सिरा को क्या कहते हैं? क्रोमोसोम के अंतिम सिरे को कहते हैं टीलोमियर। क्या कहते हैं? टीलोमियर। टीलोमियर। केंद्रक झिल्ली एवं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। केंद्रक झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, किस में नहीं होता है? तो ये आपका बैक्टीरिया में नहीं होता है। किस में नहीं होता है? किस में नहीं होता है? बैक्टीरिया में नहीं होता है। अंतःद्रव जालिका केंद्र है। अंतःद्रव जालिका केंद्र जो है वो प्रोटीन संश्लेषण का है। प्रोटीन संश्लेषण का किसका हो जाएगा? प्रोटीन संश्लेषण, यानी कि डी नंबर, 41 का डी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित किसकी अनुपस्थिति में पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है? निम्नांकित किसकी अनुपस्थिति से पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है? सेंट्रियोल, 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 सॉरी सेंट्रियोल। 43 का लाइसोसोम में जमा रहता है। लाइसोसोम में जमा रहता है पाचक एंजाइम। कौन सा रहता है? पाचक एंजाइम। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार बना होता है किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार किसका बना होता है? वो आपका लिपोप्रोटीन का बनता है। किसका बनता है? लिपोप्रोटीन का। माइटोकॉन्ड्रिया संबंध है, माइटोकॉन्ड्रिया से संबंध है किसका? माइटोकॉन्ड्रिया संबंध किसका है? तो एटीपी के निर्माण में। किसके निर्माण में? एटीपी के निर्माण में। फिर पॉलीसोम है, पॉलीसोम है, आपको बताना है पॉलीसोम है राइबोसोम और एमआरएनए, राइबोसोम और एमआरएनए, राइबोसोम और एमआरएनए। ठीक है, फिर के जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा का स्रोत है। जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा का जो स्रोत है उसका क्या कारण है? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के कारण। ठीक है, फिर 48 नंबर क्वेश्चन है, तरल मोजाइक मॉडल मत को प्रस्तुत किया है, किसने प्रस्तुत किया है? सिंगर और निकोलसन। कौन क्या है? सिंगर और निकोलसन, सिंगर और निकोलसन। अगला क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपका पादप कोशिका में। किस में पाई जाती है? पादप कोशिका में पाई जाता है। फिर है अवर्णिक लवक का मुख्य कार्य क्या है? अवर्णिक लवक का मुख्य कार्य क्या है? तो ये हो जाएगा खाद्य पदार्थों का संचयन करना, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, खाद्य पदार्थों का संचयन करना। फिर आगे क्वेश्चन देखिए क्या है कि पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज की थी? पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज की थी? जीव द्रव का। किसका खोज किया था? जीव द्रव का किया था। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन है, पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज की थी? पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज की थी? तो जीव द्रव का खोज किया था।
अगला क्वेश्चन है, जीव द्रव सम्मिलित रूप से बना होता है किसका? जीव द्रव किसका बना होता है? तो वो बनाते हैं कोशिका द्रव एवं केंद्रक का। कोशिका द्रव एवं केंद्रक का। कोशिका झिल्ली बनी होती है किसकी? कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? वो लिपिड और प्रोटीन दोनों का। कोशिका झिल्ली पूछेगा तो लिपिड और प्रोटीन का, और कोशिका भित्ति पूछेगा तो वो सेल्यूलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज और कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। 44 नंबर क्वेश्चन है, पौधे की कोशिकाओं की संरचना दृढ़ता प्रदान करता है। कौन दृढ़ता प्रदान करता है? वो करता है आपका सेल्यूलोज। कौन करता है? सेल्यूलोज। झिल्ली युक्त कोशिकाओं में पाए जाते हैं। झिल्ली युक्त कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? वो आपका पाता है यूकेरियोटिक। झिल्ली युक्त कोशिकाएं में पाया जाता है यूकेरियोटिक पाता है। किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है। किसमें झिल्ली नहीं होता है? तो आपका जीवाणु में नहीं होता है। किसी प्रकार का झिल्ली होता है। ER यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका हिंदी होता है अंतर्द्रव जालिका, यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बाहरी झिल्ली के ऊपर अवस्थित रहते हैं। कौन सा अवस्थित रहता है? तो वो आपका रहता है राइबोसोम। कौन सा रहता है? राइबोसोम। वसा एवं कोलेस्ट्रॉल में भाग लेता है। वसा और कोलेस्ट्रॉल में कौन भाग लेता है? वो आपका रहता है चिकनी ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम बना होता है किसका? राइबोसोम बना होता है RNA और प्रोटीन का। RNA और प्रोटीन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं। गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं, किस में नहीं पाए जाते हैं? इनमें से ही हो जाएगा, इनमें से नहीं पाते हैं। यानी प्रोकैरियोटिक में नहीं पाता है, लाल निकायों में भी नहीं पाता, नील शैवाल में भी गोल्जी उपकरण नहीं पाया जाता है। 61 क्वेश्चन है, समांतर नलिकाओं या सिस्टर्नी के समूह से बनी संरचना क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है गोल्जी का उपकरण। कौन सा उपकरण? गोल्जी का उपकरण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोशिकाओं में कौन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम संश्लेषित पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा पैकिंग कर कोशिका के अंदर एवं बाहर भेजता है? तो आपका हो जाएगा कौन सा उपकरण हो जाएगा? गोल्जी उपकरण। कौन सा? गोल्जी उपकरण। फिर है, लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा था? लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा था? डी डुवे यानी कि क्रिश्चियन डी डुवे ने देखा था। ऑप्शन नंबर सी। 64 है, जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाला कोशिकांग है। जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाला कोशिकांग कौन सा है? तो आपका हो जाएगा लाइसोसोम। कौन सा हो जाएगा? लाइसोसोम। क्रिस्टी कहाँ पाए जाते हैं? क्रिस्टी कहाँ पाए जाते हैं? तो आपको पाया जाता है कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रिस्टी कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। 66 नंबर क्वेश्चन है, श्वसन से संबंधित एंजाइम मौजूद रहते हैं। श्वसन से संबंधित एंजाइम मौजूद रहते हैं कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रियल गुहा मैट्रिक्स में। माइटोकॉन्ड्रियल गुहा मैट्रिक्स में पाया जाता है। 69 नंबर है, कोशिका कला वर्णात्मकता परागम होती है क्योंकि यह विवर्णित जैव अणुओं से बनी होती है। बी नंबर, यह उच्चतर सांद्र वाले क्षेत्र से निम्नतर सांद्र वाले क्षेत्र की ओर कुछ पदार्थों का अभिगमन नहीं होने देती है। सी नंबर, जैव अणुओं का संचालन केवल विशिष्ट सांद्र पर होता है। और डी नंबर में है आपका कि कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की ओर संचालन कोशिका में होने देती है, जबकि अन्य अणुओं के संचालन को रोक देता है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कौन सा? डी हो जाएगा। कुछ अणु के अंदर या बाहर की ओर संचालन कोशिका में होने देती है, जबकि अन्य अणुओं के संचालन को रोक देता है। और 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका के बाहर DNA कहाँ होता है? कोशिका के अंदर बाहर DNA कहाँ होता है? आपको कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया या फिर आप देखते हैं लवक में भी होता है। कहाँ होता है? लवक। माइटोकॉन्ड्रिया या फिर लवक में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन आप लोग का है, निम्नलिखित कोशिकाओं में से कौन सा पौधे की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? संरचनात्मक घटक आपका कौन सा हो जाएगा? कैल्शियम। कौन सा हो जाएगा? कैल्शियम हो जाएगा। फिर देखिए 72 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्ध पारगम्य है? कौन सा अर्ध पारगम्य है? तो ये आप लोग का हो जाएगा कौन सा? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली भी हो जाएगा और प्लाज्मा झिल्ली भी, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए 73 नंबर क्या बोल रहा है, कोशिका के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है इसमें देख लीजिए। इसमें हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। सभी देवतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती है? नहीं, एक ही प्रकार की नहीं होती है, सारा कोशिकाएं अलग अलग होती हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन में कौन सा सबसे छोटी कोशिका है? सबसे छोटी कोशिका क्या कौन सा हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए 75 नंबर, कोशिका के आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो वो आपका कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में। कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में।
अगला 76 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव कहलाता है या किससे बना होता है? कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव का जो कहलाता है वह किसका बना होता है? तो यह ऑप्शन देख लीजिए आप। इसका आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव व अन्य कोशिका। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव या अन्य कोशिका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 77 नंबर। 77 नंबर में क्या है? सर्वाधिक संख्या में 2n में गुणसूत्र पाए जाते हैं। 2n में गुणसूत्र सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? ओपियोग्लोसिस में। ओपियोग्लोसिस का होता है गुणसूत्र कितना? 1260। कितना? 1260। ठीक है, अगला देख लीजिए 78 में, वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित रहता है? वास्तविक केंद्रक जो है किस में आपका अनुपस्थित रहता है? वास्तविक केंद्रक किस में आपका अनुपस्थित रहता है? वो रहता है जीवाणु में। किस में रहता है? जीवाणु में अनुपस्थित रहता है। फिर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज कौन किया था? नॉल एवं रस्का। कौन किया था? नॉल एवं रस्का ने किया था। 80 नंबर क्वेश्चन है, अंतःप्रद्रव जालिका की खोज किसने की थी? अंतःप्रद्रव जालिका की खोज किसने किया था? तो ये किया था कौन? पोटर ने। कौन किया था? पोटर ने। गुणसूत्र शब्द का प्रदान किसने किया था? गुणसूत्र जो है शब्द का प्रदान किसने किया था? वह क्या था? वर्ल्डेयर ने। कौन किया था? वर्ल्डेयर। लेकिन हॉफमिस्टर ने क्या किया था? खोजा था। गुणसूत्र को खोजा था हॉफमिस्टर। खोजा था कौन? हॉफमिस्टर। ठीक है, कोशिका एक निश्चित रूप प्रदान करती है। कोशिका एक निश्चित रूप प्रदान जो करती है, कोशिका एक निश्चित रूप प्रदान करती है किसकी? तो वो किसकी प्रदान करते हैं? कोशिका झिल्ली। किसका? कोशिका झिल्ली का। ठीक है, कोशिका द्रव में उपस्थित महीन, साकित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है? वो कहलाता है आप लोग का क्या कहलाता है? अंतःप्रद्रव जालिका। क्या कहलाता है? अंतःप्रद्रव जालिका। ठीक है, अब 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल आपका कौन हो जाएगा? राइबोसोम। राइबोसोम कौन सा कोशिका केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? कौन सा कोशिका केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो आप लोग का हो जाएगा सभी हो जाएगा, यानी कि कोशिका भित्ति पाया जाता है, लवई पाया जाता है, रक्तकाएँ भी पाया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन 86 नंबर देखते हैं। 86 में बोल रहा है, 86 में आप लोग का बोल रहा है, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है कौन सा? आपका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। अवर्णिक लवक ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः पाए जाते हैं किस में? ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पे पाया जाता है? जड़ों की कोशिकाओं में। जड़ों की कोशिकाओं में कहाँ पाया जाता है? जड़ों की कोशिकाओं में पाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, फूलों और बीजों के विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है कौन? फूलों और बीज का जो रंग होता है वो कौन प्रदान करता है? तो वो प्रदान करता है क्रोमोप्लास्ट। कौन प्रदान करता है? क्रोमोप्लास्ट। और पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो किसके कारण? क्लोरोप्लास्ट। पत्तियों का रंग प्रदान करता है क्लोरोप्लास्ट और फूलों और बीजों का रंग प्रदान करता है वो क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है किसको? लाइसोसोम। किसको? लाइसोसोम को। लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव को खुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हाइड्रोलिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। ठीक है, फिर पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है आप लोग का क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति। क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति कहलाता है। ठीक है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? वो आपका होता है राइबोसोम में। कहाँ पे होता है? राइबोसोम में होता है। ठीक है, तो कौन सा निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो आपको हो जाएगा कौन सा? प्लास्टिड हो जाएगा। प्लास्टिड यहाँ पे टिक कर लीजिएगा, प्लास्टिड होगा। प्लास्टिड तो होगा। फिर देख लीजिए अगला क्वेश्चन है 95 नंबर, कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहा जाता है? तो आपको कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। फिर देखिए यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका कौन सा कार्य नहीं होगा? कौन सा कार्य नहीं होगा? तो आपका कौन सा कार्य नहीं होगा? तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। किसका ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा? भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कलर है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा संपादन नहीं होगा? संपादित नहीं। कोशिका में राइबोसोम की जब अनुपस्थिति रहेगा तो उसमें कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो वो होगा आपका प्रोटीन संश्लेषण का संपादित नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करता है, यानी अलग करता है? जंतु कोशिका वनस्पति कोशिका से अलग करता है। कौन अलग करता है? वो आप लोग को अलग करता है सेंट्रियोल। कौन अलग करता है? सेंट्रियोल। ये एक लो ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गया, सेंट्रियोल अलग करता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? सेल जो है कौन सा जीव विज्ञान सर्वप्रथम दिया था? तो वो दिया था आप लोग का कौन? रॉबर्ट हुक। कौन दिया था?
रॉबर्ट हुक दिया था। न्यूक्लियस का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? न्यूक्लियस का खोज सर्वप्रथम ब्राउन किया था। कौन किया था? ब्राउन ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, DNA द्विहेलिक मॉडल प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो वो किया था वाटसन और क्रिक ने। कौन किया था? डबल हेलिक्स मॉडल कौन दिया था? वाटसन क्रिक। जीव द्रव जीवन के भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? यह है हेक्सले का। हेक्सले किसका? हेक्सले का। अगला क्वेश्चन देखिए 103। तो ये क्वेश्चन है कि जीव द्रव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने? जीव द्रव का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पुरकिंजे। जीव द्रव शब्द का प्रयोग किसने किया था? पुरकिंजे ने। माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित रहता है? तो वो आपका रहता है जीवाणु में अनुपस्थित रहता है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी वलन कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो भीतरी वलन है वो क्या कहलाता है? वो आपका कहलाता है क्रिस्टी। क्रिस्टी क्या कहलाता है? क्रिस्टी। कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति जो होती है किस कैसा होता है? पारगम्य होता है। पारगम्य होता है, यानी कि ए नंबर। लाइसोसोम कार्य करते हैं। लाइसोसोम जो कार्य करते हैं वो हो जाएगा आंसर सी, कोशिकीय पाचन में। कोशिकीय पाचन में कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? वो आपका होता है कौन सा? लवक। कौन सा? लवक। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण का प्रमुख भूमिका निभाता है? कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण का भूमिका निभाता है? तो वो हो जाएगा बी नंबर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग DNA रखता है? DNA कौन रखता है? तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा रखता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया रखता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, गोल्जी इकाई का प्रमुख कार्य क्या है? गोल्जी इकाई का प्रमुख कार्य क्या है? स्राव। गोल्जी का प्रमुख कार्य क्या है? स्राव। स्राव स्राव स्राव। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 113 नंबर। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर होता है? किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और जंतु कोशिका में जो अंतर होता है वो किसके कारण होता है? तो ये आपका हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट का भी होता है और कोशिका भित्ति का भी होता है, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए हैं? कौन बोला था कि सभी जीव कोशिकाओं का बना हुआ है? तो यह आपका बोला था लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन और स्वान हो जाएगा। स्लाइडेन और स्वान। तो ये किसमें? 2 और 4 में। 80% से अधिक सेल कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ कौन है? 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो आपका हो जाएगा कौन सा? सबको जानते होंगे जल होता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए 116 क्या है? परासरण की परिभाषा है। परासरण की परिभाषा क्या है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर से, अर्ध पारंग कला से होकर कम से अधिक सांद्रता की ओर विलय का प्रभाव जो क्या परासरण कहलाता है। ठीक है। अगला देखिए क्या है? अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है, क्यों सिकुड़ जाती है? तो उसका बी नंबर हो जाएगा, जल बहापरागरण द्वारा बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के कारण वह सिकुड़ने लगता है। यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत होती है तब वह एक विलयन में रख दी जाती है। ऐसा विलयन क्या कहलाता है? तो ऐसा विलयन आपको कहलाएगा हाइपरटोनिक। 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 एक कोशिका के आयतन में बढ़ती है जब यह रखी जाती है, किस में रखी जाती है? एक सी नंबर, एक अल्पकारी विलयन में। एक अल्पकारी विलयन में जब रखा जाएगा तो कोशिका के आयतन में बढ़ोतरी होगा। बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं। बीज कब फूलते हैं? जब जल में रखे जाते हैं। किस कारण फूलते हैं? अंतः शोषण के कारण। किसके कारण? अंतः शोषण के कारण। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए 121 नंबर। बस आपका यहाँ पे लास्ट ही क्वेश्चन है। टोटल 137 क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर में, और जो कि आपका पूरा लुसेंट, घटना चक्र प्लस एनसीईआरटी सारा चीज़ का मिश्रण इसमें है। और जो भी जितना भी एग्जाम में पूछा गया वो सारा क्वेश्चन इसमें है। और जितने भी नए यूज़र हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मैं इसी तरह आप लोग के लिए सारा चैप्टर बाई चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दूँगा। चलिए 121 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 121 नंबर में क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? हाँ, लकड़ी के बने दरवाजे का वर्षा ऋतु में फूल जाना किसके कारण होता है? यानी कि लकड़ी का दरवाजा वर्षा ऋतु में जब फूल जाता है, किसके कारण फूल जाता है? तो वो फूल जाता है आपका अंतः शोषण के कारण। किसके कारण? अंतः शोषण के कारण। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या होता है? उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधे की मृत्यु का कारण बन जाता है। तो वह किसके कारण होता है? बाह्य पारागम के कारण। किसके कारण? बाह्य पारागम के कारण। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं? केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं? तो केंद्रक के विभाजन को कहते हैं, क्या कहते हैं? क्यूरोनेक्सिस।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, शरीर के वृद्धि एवं मरम्मत हेतु कौन सा कोशिका विभाजन उत्तरदायी होता है? कौन सा शरीर की वृद्धि एवं मरम्मत हेतु कौन सा कोशिका विभाजन उत्तरदायी होता है? तो वो आपका हो जाएगा समसूत्री विभाजन। कौन सा? समसूत्री विभाजन, ऑप्शन नंबर बी। कशेरुकों और वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है, तो वो होता है केवल मियोसिस द्वारा। किसके द्वारा? केवल मियोसिस के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। माइटोसिस में सबसे ज़्यादा समय में पूर्ण होने वाली अवस्था कौन होता है? तो वो हो जाएगा प्रोफेज। कौन सा हो जाएगा? प्रोफेज ही, जो जिसमें सबसे ज़्यादा समय बिताता है। अगला क्वेश्चन, पादप में साइटोनेसिस किसकी सहायता से होता है? साइटोकिनेसिस किसकी सहायता से होता है पादप में, वो आपको बताना है। तो वो आपका हो जाएगा कोशिका पट्टिका के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, माइटोसिस के सबसे कम समय में पूर्ण होने वाली अवस्था कौन सी? माइटोसिस में सबसे कम समय में पूर्ण होने वाली अवस्था कौन सी है? तो वो आपका हो जाएगा एनाफेज। कौन सा हो जाएगा? एनाफेज। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए, एक कोशिका के माइटोसिस द्वारा कितने बार विभाजन से 256 कोशिकाएं बनती है? तो वो आपका हो जाता है 8। कितना हो जाता है? 8। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्रॉसिंग ओवर की घटना किस कोशिका विभाजन में होता है? क्रॉसिंग ओवर की घटना किस कोशिका विभाजन में होती है? वो होता है अर्धसूत्री में। किसमें? अर्धसूत्री में। पारगति किस अवस्था में होता है? पारगति किस अवस्था में होता है? तो वो होता है आपका पैकेटिन। किस में होता है? पैकेटिन में। फिर अगला क्वेश्चन है, 200 शुक्राणु बनने के लिए कितनी बार मियोसिस द्वारा कोशिका विभाजन होता है? 200 शुक्राणु बनने के लिए कितनी बार मियोसिस द्वारा कोशिका विभाजन होता है? तो वो होता है कितनी बार? 50 बार। कितनी बार? 50 बार होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 133 में, टेलोफेज की विपरीत अवस्था कौन सी? टेलोफेज की विपरीत अवस्था कौन सी है? तो आपका हो जाएगा प्रोफेज। कौन सा हो जाएगा? प्रोफेज। कौन सा हो जाएगा? प्रोफेज। माइटोसिस में सेंट्रोमियर किस अवस्था में विभाजित होता है? माइटोसिस में सेंट्रोमियर किस अवस्था में विभाजित होता है? तो वो होता है आप लोग का एनाफेज में। किस में होता है? एनाफेज। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करना है हम लोग को। इसमें समसूत्री विभाजन में कोशिका केवल एक बार विभाजित होता है और क्रोमोसिस भी एक बार विभाजित होता है, सही है। फिर अर्धसूत्री विभाजन में कोशिका 2 बार विभाजित होती है एवं क्रोमोसोम भी 2 बार, ये भी सही है। यानी कि आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों, 1 और 2 दोनों हो जाएगा, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। ठीक है। 136 में देखिए क्या बोला है, निम्नलिखित कोशिका किस कोशिका संरचना की खोज फोंटाना के द्वारा होता है? फोंटाना के द्वारा कौन से कोशिका का खोज हुआ था? वो होता है केंद्रिका की खोज। अब लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसका है, प्राणी के जीवन इतिहास में समसूत्री विभाजन का कार्य निम्न है, कौन सा कार्य है? तो ये आपका हो जाएगा, एक कोशिकीय जीवों में प्रजनन, ये भी सही है। बहुकोशिकीय जीवों में वृद्धि, ये भी सही है। क्षतिग्रस्त ऊतकों में मरम्मत, ये भी सही, यानी कि आप लोग का हो जाएगा तीनों। तो दोस्तों आज का पहला चैप्टर जो था वो सारा कंप्लीट हो गया है, जितना भी टोटल 137 क्वेश्चन था। तो पहला चैप्टर जो कोशिका विज्ञान था, स्टडी ऑफ सेल, उसमें टोटल 137 क्वेश्चन था जो आपको कंप्लीट कर दिया गया। और दूसरा चैप्टर होगा, अगला चैप्टर का क्वेश्चन कराया जाएगा ऊतक विज्ञान, स्टडी ऑफ टिश्यू। तो इसी तरह बने रहिएगा और चैनल में बताइएगा कहाँ पे जरूरी है, कहाँ पे सुधार किया जाए, क्या ऐड किया जाए, ताकि आप लोग के अनुसार वीडियो को और थोड़ा साफ़ सुथरा बनाया जाए। आप लोग इसी तरह सपोर्ट कीजिए, जो नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।